फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आपकी बिजनेस लॉ की है, यूनिट 1 जो हम कर रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसका सेकेंड पार्ट है। सो इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, नेचर पढ़ लिया था, और इस वीडियो में हम इसेंशियल थिंग्स पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है। फिलहाल हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम ये पढ़ने वाले थे कि हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होता है, जब उसे वैलिड कैसे माना जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये तो हमने पढ़ लिया था। अब एक कॉन्ट्रैक्ट के होने पे उसमें वैलिडेशन कैसे आती है, कि कैसे पता चलता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भी कि नहीं। अगर वो वैलिड नहीं होता तो वो एक एग्रीमेंट बन के रह जाता है, अगर वो वैलिड हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वो जो इनफोर्सिबिलिटी का चीज हमने पढ़ी थी, उसके अलावा उसे इनफोर्सिबल कौन बनाता है। इनफोर्सिबिलिटी तो एक फोर्स हो गई, तो उस फोर्स को कौन मतलब लेकर कौन आता है ताकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड बन सके। तो वो कुछ इसेंशियल थिंग्स होती हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सेबल बनाता है और वैलिड बनाता है। तो आज की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहली चीज जो होती है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में लिखी जितनी भी कंडीशंस होती हैं अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी जो आपकी कंडीशंस होती हैं हमें वो सारी फुलफिल करनी होती है। उसके बाद ही जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है, यानी कि इनफोर्सेबल माना जाता है। ये सारी जब कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो तो वो एक इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैलिड होने के लिए। तो पढ़ते हैं फटाफट से कौन से वो इंपॉर्टेंट या इसेंशियल थिंग्स है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। सबसे पहला होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट कंडीशन इन द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी ऑफर समथिंग एंड सेकंड पार्टी एक्सेप्ट इट। व्हेन द सेकंड पार्टी नॉट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज नॉट मूव फर्दर देन टर्न टू इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जो एक्टिविटी होती है, इससे पहली कंडीशन होती है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब तक आप कुछ चीज ऑफर नहीं करोगे ना सामने वाले को, और ना ही सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा। जरूरी नहीं है आपने ऑफर कर दिया, उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है। दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं होता। लेकिन आपने ऑफर किया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक प्रॉमिस में टर्न हो गया है, तभी जाके वो आगे फर्दर मूव होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, स्टेप जो होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। सेकंड पॉइंट है लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। मतलब क्या है? योर ऑब्जेक्ट इज लीगल बाय लॉ एंड कंसिडरेशन इज फुलफिलेबल। सॉरी, मतलब क्या है? जो आप ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आप ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए, लॉफुल यानी कानून के द्वारा लीगल होना चाहिए। और जो आपका कंसिडरेशन है, जो आपको बदले में चीज रिटर्न मिल रही है, रिटर्न जो हमें मिलता है, आपको पता है ना, हमें कंसिडरेशन मिलता है जब हम प्रॉमिस करते हैं तो वो भी एक फुलफिलेबल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि मैं तेरे को दुबई खरीद के दे दूंगा, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल थिंग ना। तो किसी भी ऑफर या एक्सेप्टेंस के कंसिडरेशन में अगर आप ये कह दो किसी को कि मैं आपको दुबई का राजा बना दूं या दुबई ला के दे दूंगा, तो ये कोई फुलफिलेबल अमाउंट नहीं होता। हर किसी को पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो जो कंसिडरेशन होगा वो आपको फुलफिलेबल लग रहा है, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी लीगल होना चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक टीवी परचेज किया 40,000 रुपए का बाय अमेजोन। तो अमेजोन से उन्होंने मुझे ऑफर किया था, तो मैंने एक्सेप्ट करके खरीदा भी, और जो कंसिडरेशन हमें मिला, मुझे टीवी मिला, उन्हें 40,000 रुपए मिले। तो ये जो वैल्यू थी ये फुलफिलेबल थी। और जो ऑब्जेक्ट था, सपोज हमारी कंडीशन थी कि उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया था, नहीं करने पर भी मैं उस पर लीगल एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि वो एक लीगल चीज दे रहा है। सपोज मैंने कोई बियर ऑर्डर करी होती और फिर मैं जाके अगर गवर्नमेंट को करती, और गवर्नमेंट में क्योंकि बियर तो बैन कर रखी है, अगर मैं गवर्नमेंट पे जाके केस करती कि इसने मेरी बियर नहीं लाके दी, तो गवर्नमेंट उल्टा मुझ पे केस कर देगी, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। सो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपको लीगल और लॉफुल रखना है, ताकि आप जाके कोर्ट पे अगर अपने लिए जस्टिस भी करते हैं ना, तो पहले आप वहां पे ना क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि आपके ऊपर कोई केस बन जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपके पास म्यूचुअल कंसेंटेंस। म्यूचुअल कंसेंटेंस का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड। इसे शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। आपको पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज इंक्लूड होती हैं, दो से ज्यादा होती हैं वैसे कभी कभी, लेकिन मिनिमम दो पार्टीज इंक्लूड होती हैं। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट हैव टू म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट हमेशा होना चाहिए हमारी बोथ पार्टीज के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल कंसेंट? यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड किस तरीके से समझाती हूँ मैं आपको। सेम सेंस होनी चाहिए। सेम सेंस का मतलब जो चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना
हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, सामने वाले के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। एक एग्जांपल बताती हूँ इसके लिए मैं आपको। सपोज मैं हूँ और एक मिस्टर ए है, मेरे को एक मुझे उनसे एक व्हाइट कलर का हॉर्स खरीदना है, राइट। उनके पास है दो हॉर्स, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। बट वो जो है ना, वो उसने मुझे जो चीज ना बोला कि मेरे को आपको अपना हॉर्स बेचना है। मैंने बोला ठीक है, उसने ऑफर किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी मुझे भी आपका हॉर्स खरीदना है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं उनका व्हाइट हॉर्स लूंगी, बट वो एक्चुअली मुझे अपना ब्लैक हॉर्स बेचना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारे माइंड सेट्स है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो सेंस है हमारी, सेम सेंस नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, सपोज मैं उन्हें पैसे दे दूं और जब वो मुझे हॉर्स देने आए तो वो अपना ब्लैक हॉर्स लाए और मैं उनको उनसे व्हाइट हॉर्स लेना चाहती थी, तो फिर मेरा जो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारा, वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे बीच में लड़ाइयां हो जाएंगी कि भाई मेरे को तो दूसरा चाहिए था, मुझे लगा कि वो बेच रहे हैं। तो वो यही कहेगा कि आपको पहले मेरे से कंसर्न कर लेना चाहिए था कि आप कौन सा लेना चाह रहे हो, या पूछना तो चाहिए था कि आप मतलब आपको कौन सा चाहिए। सो इसको कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब तक हमारे माइंड मीट नहीं करेंगे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जब तक हमारे बीच में सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फिर तो ये वैलिड हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उसके माइंडसेट कुछ अलग है, उसे लगा कुछ और मिलेगा और उसने कुछ और ऑफर किया था। तो म्यूचुअल कंसेंट हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? द कंसर्न बिटवीन टू पार्टीज इज लीगल नॉट इलीगल थिंग्स। मतलब वही है जो अभी हमने लीगल ऑब्जेक्ट में पढ़ा था, कि जो बीच में हमारी जो भी बातचीत होगी ना, किसी भी लीगल ऑब्जेक्ट को लेके होनी चाहिए, किसी भी तरीके की इलीगलिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सपोज कोई चोरी करके जा रहा है, उसने कुछ पैसे उसे ऑफर करे और उसे बोला कि मेरे को मतलब पुलिस को तुम मेरे खिलाफ मत बताना कि मैंने चोरी करी। तो वो जो पूरा का पूरा जो उनके बीच में कंसर्न हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है, वो पूरी इलीगलिटी के ऊपर हो रही है। तो ये कोई भी लीगल या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो रही है, कंसिडरेशन भी है, हर चीज है। बट ये एक एग्रीमेंट या तो बन के रह जाएगा, या तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि वैलिड नहीं होता है। अगला पॉइंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? द कैंडिडेट टेक देयर डिसीजन अबाउट द एग्रीमेंट एंड विथ फ्री ऑफ माइंड, नॉट एनी टाइप ऑफ फियर एंड फोर्स। मतलब क्या है? जो कैंडिडेट होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो पूरे अपने फ्री ऑफ माइंड के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके हेड पे आप बंदूक रख के उससे एक्सेप्टेंसी करवा रहे हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का डर या फोर्सेबल तरीके से वो हमारे उसके लिए एग्री नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ माइंड तरीके से एग्री होना चाहिए। अगर वो किसी भी जबरदस्ती के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉइंट भी काफी इसेंशियल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन टू कॉम्पोनेंट पार्टीज। जो भी हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी दो पार्टीज के बीच में, उसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। उन तीनों के अंदर, मतलब उन दोनों पार्टीज के अंदर, दो तीन जितनी भी होंगी, मिनिमम दो होती हैं, तो हम दो लोग ही चलते हैं। उन दोनों का ये चीजें, ये जो पॉइंट्स बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट विद अबव 18 एज ग्रुप। कोई भी बंदा हो, दोनों में से, दोनों ही 18 से प्लस के होने चाहिए, उसी के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट विद लीगल ऑब्जेक्ट, पीछे पड़ चुके हैं, लीगल ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट विद पॉसिबल एक्ट। पॉसिबल एक्ट का मतलब है यहाँ पे लीगल या फुलफिलेबल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी जो एक्ट आप करने वाले, एक्शन जो लेने वाले, वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लो और फिर आप उसकी जो मतलब डिजायर है वो बाद में फुलफिल ला कर सको। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसकी एज माइनर नहीं होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट पे काम होना चाहिए, पॉसिबल एक्ट पे काम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इम्प्रेसिबल डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? हम वैसे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ेंगे। वॉइड का मतलब, वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इनवॉल्व कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोलते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was expressly declared certain agreement to be not enforceable by law। हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें बताया गया है कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जिनमें इन्फोर्सेबिलिटी होती ही नहीं है लॉ के द्वारा। सो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी भी तरीके की वॉइडनेस से मतलब घिरा नहीं होना चाहिए, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब क्या होता है? सर्टेनली का भी मतलब जो है आपका वॉइड से ही है लेना देना। आगे हम इसमें पढ़ के फिर बताते हैं। द टीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन एंड डिफाइंड, आर नॉट वेग।
Section 29 says agreement the meaning of which is not certain and capable to being made certain are void। मतलब वही है कि void नहीं होना चाहिए, वैध नहीं होना चाहिए, कानून के द्वारा वैध नहीं होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और फिर आपकी जो लॉ है वो वैलिड ना माना जाए बाय लॉ। ठीक है, तो इस वजह से वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या होता है एक वैलिड के लिए कि ये बेसिकली नॉट अ पॉइंट, ये कोई इसेंशियल थिंग नहीं है, ये एक जनरल थिंग है जो आपको पता होना चाहिए कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है। कोई भी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो रिटर्न ही होने चाहिए, तो ये चीज मैं आपको डिक्लेयर कर दूं कि सेक्शन 29 और 23 में ये चीज बताई गई है कि ओरल एंड रिटर्न बोथ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट। इंडियन एक्ट के द्वारा रिटर्न हो या ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ही वैलिड माने गए हैं। अगर आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं जिसमें ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है ना तो कोई लिखा पढ़ी होती है, और उसके बाद आप कोर्ट में जाके कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहते हो तो कोर्ट आपकी हेल्प करती है, क्योंकि ये इंडियन एक्ट के द्वारा बताया गया है, उसके द्वारा इसे लीगलिटी दी गई है। अब वो अलग कंडीशन होती है या वो अलग बात है कि आप अपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से जज के सामने या लॉ के सामने मतलब पेश करोगे। बिकॉज जो रिटर्न होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप जाएंगे सीधा दिखा देंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होती है सारी चीजें, सारे पेपर वर्क फुलफिल होते हैं। ओरल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी बंदे उसे रिटर्न करते हैं। सभी तरीके के ओरल कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही तो आकर जाते हैं ना। कोई भी हो, पहले हम आपस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसी पे हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर उन्हें रजिस्टर कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट को ना ओरल ही छोड़ देते हैं। सो वो आपकी टेंशन है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप इन केस में जाके अपने कोर्ट में जाके उस ओरल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। बाकी अगर आपके बीच में ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होता है तो आपका जो कोर्ट होता है वो आपको फैसिलिटीज देता है बिल्कुल सिमिलरली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की तरह। सो ये 9 पॉइंट्स हैं, जिससे ये 9 इसेंशियल थिंग्स है। वैसे तो 8 है और एक आपकी जनरल थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी जो बताती है, ये सारी चीजों से जब तक ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो जाती एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब जाके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल होता है और फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपका मिस हो जाता है, एक भी पॉइंट, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं हो पाता है, वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनकर रह जाता है, फिर वो आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसेंशियल थिंग्स जो है, ये वीडियो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बनेगा, तो वो पूरा वीडियो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, क्योंकि हमने काफी सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है और फिर हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही पढ़ेंगे। तो फटाफट से चलते हैं नई वीडियो पे, जब तक